तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो सबसे पहले तो हम आपके ये समझें कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण हम कहते कैसे हैं। तो पोषण का अर्थ आपके होता क्या है? खाद्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया, एक्वायर्ड एनर्जी बाय फूड स्टफ्स। ठीक है, खाद्य पदार्थ मतलब जो हम खाना खाते हैं, उससे जो हम एनर्जी गेन करते हैं, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की हमें नीड क्यों है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की? तो बॉडी जो रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, ठीक है, आप चाहे काम करो चाहे ना करो, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं ये कोई ना कोई अपना काम जरूर कर रहे हैं, और इन्हें उस काम को करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? एनर्जी की। तो इस एनर्जी को आपके बॉडी गेन करती है किससे? न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरा, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन से। इसके बाद में आपके जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती है, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैसे? जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से आपके नाइक्टोल्पिया रतौंधी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपके अलग डिजीज। तो यहां हमने आपके देखा क्या, जो ये डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं, इन डेफिशिएंसी डिजीजेज को भी दूर करने में मदद मिलती है हमें किससे? न्यूट्रिशन। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब नेक्स्ट हमने आपके यहां अगला कंसेप्ट समझा था न्यूट्रिशन में, कौन सा? न्यूट्रिशन की आपकी सिचुएशंस। तो एक व्यक्ति के अंदर न्यूट्रिशन की 3 सिचुएशन आपके हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन वो ले रहा हो। दूसरी सिचुएशन, अंडर न्यूट्रिशन। और तीसरी सिचुएशन, माल न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन वह सिचुएशन होती है जब कोई व्यक्ति आपके उतनी निर्धारित मात्रा में आपके न्यूट्रिएंट्स ले रहा हो जितनी निर्धारित मात्रा में उसे जरूरत हो। ठीक है, जितनी उसे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उतना कार्बोहाइड्रेट, जितना फैट की जरूरत है उतना फैट, जितना विटामिन की जरूरत है उतना विटामिन, जितना मिनरल की जरूरत है उतना मिनरल्स। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके क्या? प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सुपोषण, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके ये होता है किसमें? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के अंदर। हालांकि व्यवहार में संभव नहीं है कि हर व्यक्ति प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पे पैसा होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले ही लेगा। इसको बोलते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें जागरूकता ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि हमें खाना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक, तो हम खाने का सिंपल अर्थ ये लगाते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, भरपेट खाना। तो भरपेट खाने का न्यूट्रिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में दूसरा, अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन वह स्थिति होती है जब आपके खाने के अंदर या डाइट के अंदर 1 या 2 न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। मान लो अगर आपको विटामिन ए लंबे टाइम तक नहीं ले रहे तो विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज होगी, या कोई दूसरा आप मिनरल्स नहीं ले रहे तो उसकी कमी से होने वाली डिजीज होगी। तो एक ये कंडीशन हो सकती है। तीसरा, आपके मल न्यूट्रिशन, तो वह स्थिति है जब आप अपनी डाइट में ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स ले ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो इसमें तो डिजीज होनी ही होनी है। ठीक, अब यहां समझना कि एक व्यक्ति को कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए या कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये पता कैसे चलेगा? तो कोई जो आपके व्यक्ति है उसकी एज कितनी है लगभग, एक तो ये डिपेंड करता है। ठीक, दूसरा, आपके जो व्यक्ति है वो फिजिकल और मेंटल वर्क क्या कर रहा है। इन 2 बातों के ऊपर आपके निर्भर करता है क्या, किसी व्यक्ति को कितना कैलोरी लेना चाहिए या कितना नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब हम यहां समझते हैं, अब ये चेक कौन करेगा? वर्ल्ड लेवल पे कौन निर्धारित करेगा आपके कि किसी व्यक्ति को कितना कैलोरी लेना है कितना नहीं? कौन? WHO। वर्ल्ड लेवल पे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे पूरे वर्ल्ड का सर्वे करता है WHO। और WHO आपके एक सर्वे करके एक निष्कर्ष निकालता है कि किस व्यक्ति को पर डे कितनी कैलोरी लेना चाहिए। ठीक, तो अब सबसे पहले तो आप एक कैलोरी का चार्ट बनाओ आप। ठीक, इसके बाद में फिर से समझाते हैं कि इसमें क्या है। यहां मिनिमम कैलोरी कितनी लिखी हुई है? मिनिमम 2100, यही मिनिमम है ना? राइट।
तो पॉइंट समझना आया एक और। इकोनॉमी में आप पॉवर्टी पढ़ते हो ना, गरीबी। गरीबी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंडिया में गरीबी का जो मापन होता है किस बेसिस पे होता है? कैलोरी कंजप्शन, इसी बेसिस पे होता है ना। अगर आपके शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम लेता हो, 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, तो हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं? पुअर, गरीब। ठीक। तो इंडिया के अंदर गरीबी का मापन भी इस आधार पर होता है। तो इंडिया ने जो ये 2100 कैलोरी का डाटा उठाया वो कहाँ से उठाया? यहाँ से, क्योंकि ये डाटा दिया था WHO। ठीक। तभी हम इंडिया में मानते हैं कि अगर 2100 कैलोरी से कम कोई व्यक्ति खाता है तो वो क्या है? गरीब। क्लियर नोट, समझना आप। किसी एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी लेना चाहिए या कितना कैलोरी कंजप्शन एक दिन में करना चाहिए, इसकी मात्रा को निर्धारित किया वर्ल्ड में किसने? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिचुएशन ली, इसमें एक जो वयस्क व्यक्ति है, ठीक, जो 18 साल से ऊपर है, ठीक, उसके लिए आपके कैलोरी का कंजप्शन लिखा 3 अलग अलग स्थितियों में। क्योंकि 18 साल से नीचे तो आपके चूंकि बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेजी से होता है तो वहां तो कैलोरी वैसे भी ज्यादा चाहिए, लेकिन 18 साल के बाद में बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। फिर इस बात के ऊपर निर्भर करता है कैलोरी कंजप्शन कि आप फिजिकल और मेंटल वर्क क्या कर रहे हो। ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं, तो एक तरफ हमने लिखा नेचर ऑफ वर्क, आप काम क्या कर रहे हो, दूसरी तरफ हमने लिखा सेक्स, आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक। तो सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क आपके लाइट वर्क। ठीक। लाइट वर्क मतलब हल्का कार्य। सरल शब्दों में बोले तो लाइट वर्क का मतलब आप बेरोजगार, कोई काम नहीं कर रहे। ठीक। अब उस स्थिति में आपको कितनी कैलोरी चाहिए? मतलब आप अगर खाली भी बैठे हो ना घर पे, ठीक, जैसे बोलते हैं घर वाले की रोटी तोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा, उस स्थिति में भी आपको कुछ ना कुछ कैलोरी चाहिए ही चाहिए। तो कितनी कैलोरी चाहिए उस स्थिति में? एक मेल को चाहिए 2000 कैलोरी एक दिन में, और फीमेल को चाहिए 2100 कैलोरी। मतलब महिलाएं खाली बैठी हैं तब भी खतरनाक है, 100 कैलोरी उसमें भी ज्यादा चाहिए। ठीक। तो अब ऐसा क्यों क्यों 100 कैलोरी ज्यादा चाहिए? बताओ। घर के काम कर कोई और दूसरा लॉजिक बताओ। क्या करना होता है? लड़ना होता है किससे? चलो अब इसी का भी सिस्टम समझ लेते हैं, लाइट वर्क। कुछ हद तक उनकी भी बात सही है। बेसिकली होता क्या है कि महिलाओं को क्यों 2100 कैलोरी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक आपके होता है कि जो महिलाएं होती हैं ये एक नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन है, प्राकृतिक भेदभाव जो आपके गॉड गिफ्टेड है। नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जो महिलाओं की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो मेल की अपेक्षा ज्यादा होती है। कई महिलाएं तो सिर्फ सोते टाइम ही चुप रहती हैं, ठीक है, बाकी का टाइम चुप रहती ही नहीं है। तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कंपैरेटिवली मेल के सापेक्ष क्या होती है? ज्यादा होती है। अब कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक। आप कभी भी देखना, मान लो अब दो लड़के साथ साथ बैठे हैं, अगर नहीं जानते तो हो सकता है बात ही ना करें। दो महिलाएं साथ साथ बैठी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता बात ना करें। तो यहाँ आपके जो एनर्जी होती है ये लगती है ज्यादा। अब अगर महिलाएं गांव देहात की है तो और ज्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? 10-11 बजे खाना खा लेते हैं सब लोग और फिर महिलाओं की गैंग अलग अलग बैठ जाती है, सास अलग गैंग में, बहुएं अलग गैंग में। ठीक। उन महिलाओं को अपने घर का छोड़ के गांव के हर घर की कहानी पता होती है
कि उनके घर में क्या ही नहीं पता, लेकिन गांव के हर घर की है। और सारी कहानी को डिस्कस करने के बाद में लास्ट में जाके कहती हैं मरन दे हमें क्या करना। यही होता है ना गाँव में, ठीक सारे घर की। तो अब ये 100 कैलोरी तो स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। तो ये है आपके सिस्टम में 100 कैलोरी का ज्यादा। अब आते हैं इसके बाद में नेचर ऑफ वर्क में आते हैं। 8 घंटे का एक आइडियल जो ऑफिशियल वर्क होता है। अब ऑफिशियल वर्क में अब मेल को चाहिए कितना, 3000 कैलोरी। फीमेल को कितना, 2500 कैलोरी। ठीक, अब एक उल्टा ही हो गया, पूरा काम करने की बारी आई तो महिला को कम चाहिए। ऐसा क्यों, और वही 500 कैलोरी कम। हम्म। अब यहाँ काम करता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पुरुषों की आदत होती है कि जब महिलाएं संघ में आपके कलीग होती है ना, तो अपने आप को बेस्ट शो करने की आदत होती है। हाँ, ये होती ही होती है। तो ये बेस्ट शो करने की आदत क्या करती है, उनकी कैलोरी एफिशिएंसी को बढ़ाती ही बढ़ाती है। ठीक। अब सिर्फ यहीं तक नहीं, एक और आदत होती है पुरुषों की, अपना काम तो कर ही रहे हैं, बगल जो कलीग बैठी है उसका देख रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा तुम फिर को मैं कर देता हूँ। वो तो चाहती ही थी कि तुम कर दो। तो ये ऑफिस के अंदर बहुत होता है। आप एक सर जनरल किसी ऑफिस में जाओगे तो इस चक्कर में महिलाओं की 500 कैलोरी कम हो जाएंगी और पुरुषों की 500 कैलोरी बढ़ जाएंगी। अब इसके बाद में तीसरी कंडीशन होती है हैवी वर्क, हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क में आपके मेल को 3500 कैलोरी, फीमेल को आपके 3000 कैलोरी। ठीक, वैसे तो भारतीय महिलाएं हार्ड वर्क करती नहीं है, अगर मजबूरी ना हो तो। मजबूरी हो तो ही लेबर करेंगी, आपके हार्ड वर्क करती ही नहीं है। ठीक। बाकी का तो इन्हें अगर कोई काम आ जाए तो सिर दर्द पेट दर्द तुरंत होता है महिलाओं को। एक ही कंडीशन है कि मायके से कोई आ जाए तब नहीं होता, बाकी हर स्थिति में होता है। ठीक। तो ये आपके हार्ड वर्क की सिचुएशन जो होती है वो कंपेरेटिवली फिजिकली आपके स्वाभाविक सी बात है पुरुषों के सापेक्ष फिजिकली थोड़ा सा कम होती है महिलाएं, इसलिए इनको कैलोरी हार्ड वर्क में कम चाहिए, कोई करती भी कम है। ठीक है। तो यहां याद रखना, ये है एक एवरेज कैलोरी कंजप्शन जो चाहिए ही चाहिए एक प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक। अब दूसरा, यहाँ ये 2100 कैलोरी की याद रखना, एक स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड को ही उठाया हुआ है भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन ने। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी की लिमिट है ना, वो 2100 कैलोरी ही मिनिमम रखी गई है। उसको उठाया किस लिए गया, क्योंकि ये लिमिट दी थी किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक। अब नेक्स्ट, अब आगे आते हैं हम। तो ये हमने आपके देखा कि एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी पर डे चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक। अब नेक्स्ट अगला अब मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियां, नोट करो इसे।
तो नेक्स्ट, तो मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की विधियां। ठीक है, अब समझना आप पोषण की विधियों को। मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर अगर हम लिविंग्स को क्लासिफाई करें, ठीक है, तो दो पार्ट में हम लिविंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, कौन से दो पार्ट में? पहली कैटेगरी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं हीटरोट्रॉफ। अब ये दोनों कैटेगरी आपकी बनती कैसे हैं, समझना जरा। अब यहाँ ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ठीक, हीट्रो अदर्स, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। ठीक है, यानी थे एनीवन प्रिपेयर फूड हिमसेल्फ, यानी कि जो अपना भोजन क्या करे? स्वयं बनाए। ठीक है, और हीटरोट्रॉफ मतलब जो अपने फूड के लिए डिपेंड ऑन अदर्स, किसी दूसरे के ऊपर क्या रहे? डिपेंड रहे। तो ये हीटरोट्रॉफ हुआ। अब अपना फूड कौन बना सकता है? अपना फूड बना सकते हो आप लोग? खाना बनाना नहीं आता? तो फिर कैसे नहीं बना सकते? हम्म तो नेक्स्ट, तो अपना फूड सिर्फ वही बना सकता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, दूसरे शब्दों में अगर हम डिफाइन करें तो ऑटोट्रॉफ वे होते हैं जिनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, उन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ। पहला पॉइंट। अब दूसरा समझना, हीटरोट्रॉफ, हीटरोट्रॉफ वे होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। पहली कैटेगरी हुई। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझना, ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल प्लांट किंगडम और हीटरोट्रॉफ का एग्जांपल एनिमल किंगडम। अब ये जो आपके हीटरोट्रॉफ हैं, हीटरोट्रॉफ को फिर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? पहला सैप्रोफाइटिक प्रतोपजीवी, दूसरा पैरासिटिक परजीवी, तीसरा होलोजोइक समजीवी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सैप्रोफाइटिक किसे कहते हैं? अब यहां याद रखना, सैप्रोफाइटिक और आपके पैरासिटिक, इन दोनों की खास बात यह होती है कि इनके अंदर डाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? डाइजेशन। तो इसका मतलब ये फूड स्टफ को एक्वायर करके उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डाइजेशन सिर्फ होता है होलोजोइक के अंदर। तो इसका मतलब ये फूड स्टफ को मुंह से खा सकते हैं और उसे कॉम्प्लेक्स से स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये आया कि अगर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक के अंदर डाइजेशन नहीं होता तो फिर ये एनर्जी को एक्वायर करते कैसे हैं? ठीक, तो अब यहां याद रखना, सैप्रोफाइटिक की खास बात यह होती है ये एनर्जी का निर्माण करता है या ग्लूकोज का निर्माण करता है केमिकल प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? केमिकल प्रोसेस से। ठीक, और पैरासिटिक की खास बात यह होती है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है किसी दूसरे लिविंग से, जैसे कि वायरस। वायरस आपके अगर इसको एनर्जी चाहिए तो ये क्या करेगा? किसी लिविंग बॉडी के अंदर चला जाएगा और लिविंग बॉडी के अंदर आपके ब्लड से ही एनर्जी को एक्वायर कर लेगा। लेकिन पैरासिटिक की खास बात यह है कि ये जिस लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड हो गया ये उस लिविंग बॉडी को बीमार कर देगा या डैमेज कर देगा। जैसे वायरस अगर बॉडी के अंदर आ गया आपकी तो वो तो मल्टीप्लाई कर लेगा लेकिन आपकी बॉडी डैमेज कर देगा। ठीक इस तरीके से आपके कुस्कोटा, अमरबेल, अमरबेल देखा ना गांव में, ये जिस पेड़ के ऊपर लग जाएगी उस पेड़ को ही खत्म कर देगी कुछ दिनों में और ये खुद हरी भरी होगी। तो ये पैरासिटिक का एग्जाम्पल। ठीक, ठीक इसी तरीके से आपके सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक यानी कि जो केमिकल प्रोसेस से फूड बनाए जिनमें डाइजेशन ना हो, इसका एग्जाम्पल होता है आपके फंगी। ठीक है, तो फंगी आपके सैप्रोफाइटिक होती है और बेस्ट नॉन फंगी जो आपके आसपास होती है वो होता है मशरूम। मशरूम किसका एग्जाम्पल है? फंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या देखा? ऑटोट्रॉफ जो अपना भोजन स्वयं बनाए, तो ये प्लांट किंगडम आ गया। हीटरोट्रॉफ जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहे। ठीक है, तो इसका मतलब
ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेसिस होगा, हीटरोट्रॉफ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो पूरा का पूरा एनिमल किंगडम हीटरोट्रॉफ हो गया। अब हीटरोट्रॉफ फिर 3 कैटेगरी में, पहली में आ गए सेप्रोफाइटिक, दूसरी में पैरासिटिक, तीसरी में होलोजोइक। ठीक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में कॉमन बात, डाइजेशन नहीं होता, होलोजोइक में डाइजेशन होता है। सेप्रोफाइटिक केमिकल प्रोसेस से फूड ग्रहण करेगा और पैरासिटिक किसी दूसरे लिविंग से फूड ग्रहण करेगा। और पैरासिटिक की खास बात, ये जिस लिविंग से फूड लेगा ये उसी को बीमार कर देगा या डैमेज कर देगा। ठीक, तो इसको नोट करना। क्लियर नोट। तो क्लियर हुआ, हीटरोट्रॉफ कैटेगरी 3 पार्ट में डिवाइड होगी आपके। पहला सेप्रोफाइटिक, जिनमें डाइजेशन नहीं होगा, ये केमिकल प्रोसेस से फूड आपके ग्रहण करेंगे, इसका एग्जांपल फंगी। ठीक, फंगी का बेस्ट एग्जांपल मशरूम। दूसरा पैरासिटिक, इनमें भी डाइजेशन नहीं होगा, ये किसी दूसरे लिविंग से फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, एग्जांपल कुस्कुटा, वायरस, बैक्टीरिया। तीसरा आपके होलोजोइक, होलोजोइक वो कैटेगरी है जिनमें डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब होलोजोइक कैटेगरी की बात करें तो होलोजोइक में हम सब लोग आते हैं। ठीक, क्योंकि डाइजेशन होता है तो जिसमें भी डाइजेशन होता है वो किस में आ जाएगा, होलोजोइक। अब होलोजोइक जो कैटेगरी है इसको फिर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनीवोरस और चौथा स्कैवेंजर। ठीक है, तो हर्बीवोरस तो आपको मालूम ही होगा क्या होते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ ग्रीन खाते, ग्रीन प्लांट्स और कुछ नहीं। और क्या, तो याद रखना, तो हर्बीवोरस, ठीक, जो आपके किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे, प्लांट्स पे। ठीक है, समझना आप। तो हर्बीवोरस जो एक तरीके से आपके क्या, हर्बीवोरस कैसे कहते हैं हम, शाकाहारी, जो प्लांट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब पे आपके डिपेंड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके हर्बीवोरस, गाय, बकरी। मनुष्य को किधर रखोगे,
मनुष्य को फ्री का खिला दो वो तो सब खाता है, उसे तो कहीं भी रख लो आप, ऐसा ही है ना। तो नेक्स्ट, दूसरा समझना, कार्निवोरस, कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाते हैं, लाइक आपके लॉइन, ठीक है। तीसरा ओमनीवोरस, ओमनीवोरस में आपके ह्यूमन, डॉग, डॉग भी ओमनीवोरस में ही आता है, ये वेज नॉन वेज दोनों खाता है। अब स्कैवेंजर, अब नेक्स्ट स्कैवेंजर में समझना, स्कैवेंजर आपके कौन होते हैं, जो डेड एनिमल और प्लांट्स दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब स्कैवेंजर्स का एग्जांपल अगर हम देखें तो वल्चर, गिद्ध, ठीक है। इसके अलावा आपके वल्चर के अलावा जो सियार या जो गीदड़ जिसे हम बोलते हैं जैकाल, ठीक है, ये भी आपके किस में आपके आएगा, स्कैवेंजर में, ठीक है। क्या हुआ? कर लिया नोट? अब नेक्स्ट अब आगे समझते हैं हम। ये तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन हम कहते किसे हैं, न्यूट्रिशन की हमें जरूरत पड़ती क्यों है, ठीक है। अब इसके बाद में न्यूट्रिशन की मेथड्स कितनी होती है और कैलोरी कंजप्शन हमें कितना करना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, पोषक तत्व हम किसे कहते हैं और पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व नोट करो इसे। कर लिया नोट? तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि आपके पोषक तत्व, पोषक तत्व हम कहते किसे हैं, वे सब्सटेंस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक, और हमारी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या हो, जरूरी हो, उन सब्सटेंसेस को हम आपके क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व।
ठीक है। तो सब्सटेंसेस प्रोवाइड अस एनर्जी एंड रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन्हें हम कहते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। अब दूसरा समझना, पोषक तत्वों का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो दो आधार पे कर सकते हैं। पहला तो हम क्लासिफाई इन्हें कर सकते हैं किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस न्यूट्रिएंट का काम क्या है, ठीक है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, किस न्यूट्रिएंट्स का केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन क्या है, ठीक है। तो फंक्शन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या फंक्शन होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, सोचो तो टाइप भी पता चल जाएगा। तो फंक्शन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स होते हैं चार प्रकार के, ठीक। पहला वे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हो, ठीक। तीसरी कैटेगरी वे न्यूट्रिएंट्स आपके जो बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस बताया था ना, बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक, उनको रेगुलेट करते हो। और चौथी जेनेटिक कैरियर के रूप में कार्य करते हो। जेनेटिक कैरियर यानी जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हो, ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइडर में आपके मेजर होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपके जो हेल्प करते हैं वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक। और इसके बाद में जो जेनेटिक कैरियर, ठीक, इसके रूप में कार्य करते हैं वो होता है न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए और आरएनए के रूप में, ठीक, क्या करता है, पाया जाता है। अब नेक्स्ट तो समझना अब एक एक करके। तो न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर आपके न्यूट्रिएंट्स के प्रकार, नोट करो इसे। खलिया नोट। चले आगे। तो फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर जो आपके पोषक तत्व होते हैं, ये होते हैं चार प्रकार के। पहला आपके वे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट एंड
फैट। दूसरा, आपके बे न्यूट्रिएंट आपके जो हमारी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हो, एग्जाम्पल प्रोटीन। बे न्यूट्रिएंट जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आपके क्या करते हो, रेगुलेट करते हो, मेटाबॉलिक रेगुलेटर के रूप में काम करते हो, एग्जाम्पल विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। अब विटामिन मिनरल्स के बारे में याद रखना, विटामिन और मिनरल ये न तो हमें एनर्जी देते, ना ही ये हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स आपके करते क्या है, इनका काम है सिर्फ मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब ये बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये इनको बेहतर ढंग से आपके चलाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली विटामिन मिनरल हैं क्या, ये बायो कैटालिस्ट है। क्या है ये, बायो कैटालिस्ट। केमिस्ट्री में कैटालिस्ट हम किसे कहते हैं, उत्प्रेरक। कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस आपके होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन उस रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या स्लो कर देते हैं। ठीक है। उन्हें बोलते हैं कैटालिस्ट। और बायो कैटालिस्ट मतलब जो लिविंग के अंदर काम करें। तो विटामिन और मिनरल्स ये एक ऐसे बायो कैटालिस्ट है जो बॉडी के अंदर होने वाली आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस को आपके रेगुलेट करते हैं। ठीक है। आप देखते हो जब कभी भी आपको फीवर होता है, आपकी तबीयत खराब होता है, डॉक्टर सबसे पहले मल्टीविटामिन देता है। तो मल्टीविटामिन को देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी जो बिगड़ी हुई है वो क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, जेनेटिक कैरियर। जेनेटिक कैरियर मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाए। तो ये फंक्शन करता है कौन, न्यूक्लिक एसिड, और ये बॉडी में मिलता है डीएनए और आरएनए की फॉर्म में। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट इससे आगे। अब इसको नोट करो, न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स के प्रकार। तो 7 प्रकार होते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स के।
क्लियर? कर लिए नोट? तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को अगर हम केमिकल कंपोजिशन के आधार पर डिवाइड करें तो 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हम डाइट में लेते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ठीक है। अब इन 7 प्रकार के पोषक तत्वों को हम पहले समझ लें ये होते क्या है, फिर इनको हम डिटेल में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी को जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो इन तीन ही न्यूट्रिएंट्स की पड़ती है। ठीक, इसमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जरूरी होते हैं, और आपके प्रोटीन बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट एक और याद रखना, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर न तो विटामिन का डाइजेशन होता, ना ही मिनरल का होता, ना ही वाटर का होता, और ना ही रफेज का होता। ठीक, तो यहाँ कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी को किससे एनर्जी नहीं मिलती, तो याद रखना जिसका डाइजेशन नहीं होता उससे तो एनर्जी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी के लिए डाइजेशन का होना जरूरी है। क्योंकि एनर्जी कब रिलीज होगी? जब डाइजेशन होगा, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बाकी डाइजेशन हो ही नहीं रहा किसी चीज का, तो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी आपके सिर्फ इन तीन ही चीज से मिलती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, अब दूसरा समझना, विटामिन और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है क्योंकि इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में पड़ती है। दूसरा समझना, बॉडी को इनकी जरूरत कम है और बॉडी के अंदर इनका डाइजेशन नहीं होता, तो डाइजेशन नहीं होता तो इनसे बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलती। इनका यूज कहाँ होता है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ठीक है, इसके बाद में अगला समझना, वाटर पानी का डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होता। ठीक, दूसरा पॉइंट समझना, बॉडी के द्वारा पानी को एज इट इज एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसा आप पानी पियोगे वो ऐसा का ऐसा ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी हम कंटेम्प्ट वाटर पी लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि बॉडी ऐसा ही एब्जॉर्ब कर लेती है उसे। ठीक है, रफेज, तो रफेज या फाइबर, तो रफेज या फाइबर की भी अगर हम बात करें तो इनका भी डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होता। रफेज सिर्फ बॉडी के अंदर डाइजेशन को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट, अब एक एक करके अब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन क्या है, किसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, किसका सोर्स क्या है, ठीक है, किसका फंक्शन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम किस पे? कार्बोहाइड्रेट। नोट करो इसे।
3। अब नेक्स्ट, तो कार्बोहाइड्रेट आपके हैं क्या, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड। दूसरा हमने आपको क्या बताया, जनरल इनका फॉर्मूला क्या है, CnH2nOn, ठीक, यानी C6H12O6। तो ये हेक्सोस शुगर है, पेंटोज होती तो C5H10O5, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपके जो रेशो है इसमें कितना होगा, 2:1। ये हर स्थिति में 2:1 ही होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपके जब बॉडी में डाइजेस्ट होती है, बर्न होती है, तो इससे कितनी कैलोरी आपकी एनर्जी मिलती है, 4.3 किलो कैलोरी। और दूसरा याद रखना इसका सोर्स बनाना, पोटैटो, शकरकंद, व्हीट, मक्का, चावल और गन्ना, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, बनाना, ठीक है। फंक्शन इसका एनर्जी प्रोवाइडर। अब नेक्स्ट इसे नोट करो। तो कार्बोहाइड्रेट के अगर हम टाइप देखें तो 3 टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, कौन से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसको इन तीनों पार्ट्स को नोट कर लो, इन्हें डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और कोई डाउट हुआ तो पूछ लिया करो, अभी तक एक भी डाउट पूछा नहीं है आप लोगों ने। इसमें 2 ही कंडीशन है, या तो सब क्लियर है या सब ऑल क्लियर है, ठीक है।